will have you है। नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर हनीफ तरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं IICC इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्यों खड़ा हुआ हूँ, उसकी वजह यह है कि आज मेरी कम्युनिटी में और हिंदुस्तान के आम लोगों में जो मायूसी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो दर्द भरा हुआ है, उसको लोगों के सामने कैसे लाया जाए। जाहिर है ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, अब तक मैं बातें करूँ तो लोगों की समझ में नहीं आएंगी। कोई जगह चाहिए, कोई फोरम चाहिए जहाँ से मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ, क्योंकि ये बात जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं 21 किताबों में कर चुका हूँ। मेरी 21 किताबें हैं। मेरी किताबों के नाम जैसे आप जानते होंगे, रबाब सहरा, किताब सहरा, अबाबीले नहीं आई, ज़मीन लापता रही, और बहुत सी किताबें हैं। और लेटेस्ट किताब है दलित आक्रोश। इससे पहले मेरी किताब आई है दलित कविता जाग उठी है। नाज़रीन, नाज़रीन मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ इस इलेक्शन में कि इन मायूसियों से लड़ा जाए। लड़े जाने के लिए कोई फोरम चाहिए, और मैं समझता हूँ ये जो हमारा इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, ये ह्यूमैनिटी की, इस्लामिक तहजीब की, गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी आवाज़ बन सकता है अगर इसके अंदर कायदे के लोग सेलेक्ट हो के आते रहें और ये आगे बढ़ता रहे। मैंने अदब का आदमी हूँ। मैं 25 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में मैंने उर्दू ज़बान की ज़बरदस्त खिदमत की है। 600-700 लोगों को उर्दू ज़बान पढ़ाई है। उन लोगों को जो मेरे मुशायरों में हिंदी में गज़ल लिख कर लाते थे, उन्हें गज़ल लिखना सिखाया मैंने। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक वोट मांगने आया हूँ 13 वोटों में से, और इसलिए मांगने आया हूँ कि मैंने, मेरे ख़ानदान ने कौम की खिदमत की है, मुल्क की खिदमत की है। चाहे मेरे बुज़ुर्ग हों, चाहे मेरे आज के भाई हों। आइए, संभल में नदीम तरीन ने 50 बीघा ज़मीन दी है उर्दू, अबुल कलाम उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी को, और हम लोग लगे हुए हैं उसके अंदर, उसको यूनिवर्सिटी को बनाने में। मेरा इरादा भी है कि मैं दिल्ली में एक ऐसी एकेडमी बना के मरूँ जो उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए काम करे, जो ऐसे काम करे कि वो एजेंसियाँ, वो एकेडमियाँ जो गवर्नमेंट चलाती है, उनको भी शर्म आए कि भाई जब उर्दू ज़बान ही नहीं रहेगी तो कैसा कल्चर, कैसा उर्दू, कैसी उर्दू तहजीब, कैसा उर्दू लिटरेचर। मैं उर्दू की तरफ से खड़ा हुआ हूँ। आज तक IICC में ना तो कोई मीडिया का ऐसा शख्स आया जो वो बातें करता जिनसे वाकई मुल्क और कौम को फ़ायदा होता, ना कोई अदबी शख्स आया। मैं 21 किताबें लिख चुका हूँ। आई एम ए विजनरी पर्सन। मेरी किताबों पर 700 मज़ामीन लिखे गए हैं। शम्सुर रहमान फारूकी साहब से पूछ लीजिए जाकर, उन्होंने मेरे ऊपर 2 किताबों में लिखा है। अभी कुछ दिन पहले हामिदी कश्मीर साहब दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरी 3 किताबों में लिखा है। और मेरे सद आली मुकाम, मेरे बाप जैसे गोपी चंद नारंग साहब जी जिंदा हैं। उनसे पूछिए मैं क्या हूँ, मेरी शायरी क्या है, मैं क्या कहता हूँ। एक शेर पेश करता हूँ आपके सामने। मैं जुर्रतमंद हूँ। एक शेर सुनिए। है काम दिमागों का दुनिया की सियासत सब, है काम दिमागों का दुनिया की सियासत सब, लेकिन सदा जुर्रत से पीछे रही दानाई। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं?
बड़ी बड़ी ताकतें उस जुर्रत के सामने झुक जाती हैं जो कहे कि हमें शिकस्त मंजूर नहीं है। इंसानियत को आज पूरी दुनिया में शिकस्त मंजूर नहीं है। उसी इंसानियत का नुमाइंदा बनकर 8 नंबर लेकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में आपके पास आया हूँ। मैं इंसानियत का रखवाला बन के, मैं डाउन ट्रॉडन लोगों का रखवाला बन के, मैं गरीबों, मिस्कीनों और उन लोगों का रखवाला बन के आना चाहता हूँ जो दलित और महादलित हैं, जिनको लोगों ने दबा के रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, इस इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं? गुलाम नबी कुमार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप हमारे ज़माने के उभरते हुए नक्काद हैं, हम आपके कलम की तारीफ़ करते हैं। इसके अंदर सिर्फ वही लोग उठ सकते हैं गुलाम नबी साहब जो इसके मेंबर हों। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इसके मेंबर की तादाद 3.5 पौने 4 हज़ार है, जो तमाम दुनिया में फैले हुए कुर्राए अर्ज़ पर, और दिल्ली में उनकी तादाद कोई 2.5 है, क्योंकि दिल्ली में तमाम रियासतों के लोग भी बसे हुए हैं। उसके अलावा तमाम रियासतों में इलेक्शन हो चुके हैं, उन लोगों ने टिक करके अपने उनको भेजे गए हैं बैलेट पेपर्स, वो बैलेट पेपर टिक होके आ चुके हैं। अब दिल्ली का इलेक्शन 6 तारीख को है, 6 जनवरी को। उस दिन इलेक्शन हो जाएगा और 7 तारीख को वोट खुलेंगे। उसके बाद लोग जीतेंगे और हमारा कारवां IICC का आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। पर आपसे एक अर्ज है, प्लीज़ इन लोगों को वोट दीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए जो उसके हकदार हैं। खुदारा उन्हें वोट मत दीजिए जो किसी के सहारे से आ गए हो। मेरा एक शेर है कि बैसाखियों के आसरे कब तक चलेंगे आप? बैसाखियों, पैनल्स, ग्रुप, जत्थेबाजी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, बैसाखियों के आसरे कब तक चलेंगे आप? लड़खड़ा क्यों रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मैं अपना हाथ ही छुड़ा रहा हूँ। साहब अपना हाथ छुड़ाना चाहता है आपसे, मुल्क की पॉलिटिक्स आपसे हाथ छुड़ाना चाहती है, मुल्क की वो चीज़ें हाथ छुड़ाना चाहती है जिनका आप सहारा लेके इलेक्शन जीतना चाहते हो। अपने बलबूते पे आओ, ज़िंदगी में कुछ किया है तो बताओ लोगों को। अगर आपने वाकई काम किए हैं, बखुदा मुझे आप वोट मत दीजिए, उस शख्स को वोट दीजिए जिसने ज़िंदगी में काम किए हैं, जिसके काम खुले हुए हैं, उनको वोट मत दीजिए। बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह लिए साहब मुझे वोट दीजिए, मैं ये था। भैया आपने क्या किया पूरी ज़िंदगी में? कौम के लिए, मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या किया? डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अभी तक तो कितने सालों से इलेक्शन हो रहा है इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में? देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का 15 साल से इलेक्शन हो रहा है जी, और हर साल उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब के इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि जो समझदार लोग हैं, जिनके पास विजन है, जिनके पास सोच है, वो ये सोचते हैं कि ये जो इस्लामिक और गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है, इसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। ये स्कूलों में बढ़ सकता है, कॉलेजेस में बढ़ सकता है, इससे यूनिवर्सिटियाँ पैदा हो सकती हैं, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो सकते हैं। यहाँ से वो आवाज़ें उठ सकती हैं जो मुल्क में बढ़ती नफरत की बढ़ती खलीज को पार दें। लेकिन अभी तक क्या काम हुए हैं इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के तवस्सुत से? कौम को क्या फ़ायदा हुआ है, मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ है? मुल्क को ये फ़ायदा हुआ है कि ये एक मरकज़ है, तमाम हिंदुस्तान के, तमाम दुनिया के लोग आके यहाँ ऐसे टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ऐसे मौज़ूआत पर यहाँ सेमिनार बुलाए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो, कम्युनिटी को फ़ायदा हो। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम भी किए जाते हैं जिससे लोगों को इंटरटेनमेंट मिले, लोग आके खुश हों। ये एक हब बन चुका है, यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं, और जाहिर है जिस आदमी की भी बच्चे की शादी वहाँ हुई होगी वो बड़े फ़ख्र से कहेगा मेरी बच्ची की शादी इस्लामिक सेंटर में हुई है। क्या वो गरीब लोगों की भी शादियाँ होती हैं? नहीं, ये गरीब लोगों की जगह नहीं है जी, ये अब उन लोगों की जगह बन चुकी है जी, जो वेरी वेरी वेल ऑफ है। जाहिर है ये सेंटर उन लोगों का है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की क्रीमी लेयर है, वो लेयर है जो सोचती है
ملک کے لیے, کمیونٹی کے لیے, ترقی کے لیے. ظاہر ہے اس کا ممبر بننے کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں. اب پیسے ہر غریب آدمی کے پاس نہیں ہو سکتے. دوسری بات, جب آپ 2 چمچہ ایک گلاس میں 2 چمچہ شکر ڈالتے تو میٹھی ہو جاتی ہے, 4 چمچہ ڈالتے ہیں تو اور میٹھی ہو جاتی ہے, اس میں کچھ خوشبو ملا دے تو مزیدار ہو جاتی ہے. اگر اسی کو آپ ایک جگ میں ڈال لیں اور بہت سا پانی ڈال لیں, یا اسے ایک بہت بڑے برتن میں ڈال دیں اور پانی ڈالیں تو ڈائلوٹ ہو جائے گی, پھر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. لہذا آج سے نہیں, جب سے دنیا بنی ہے, جب تک دنیا رہے گی, اس دنیا پر طاقت کا, پیسے کا, قوت کا اور دماغ کا اثر رہے گا. یہاں سے جو چیزیں نکلیں گی وہ پرکولیٹ کریں گی 2nd ڈگری پر, 3rd ڈگری پر, 4th ڈگری پر. اور ہم چاہیں تو اس سے غریبوں کی جوڑ سکتے ہیں. ہر شہر کے اندر ایک اسلامک سینٹر کھول سکتے ہیں اور اس کی فیس 5,000 روپے رکھ سکتے ہیں. کیا اس کی شاخیں ہیں وہ پورے ملک میں؟ اس کی شاخیں دلی میں ہیں. اس کی شاخوں کے لیے سوچا گیا, لوگوں نے کام بھی کیا, لیکن ابھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی, جب کوئی اچھا کام کرنے نکلتا ہے تو وہ لوگ جو چاہتے نہیں کہ اچھے کام ہوں وہ غول بنا کے آ جاتے ہیں اور ان کاموں کو ہونے نہیں دیتے. میں نے کہا نا آپ سے کہ ہمارے یہاں جب سے دنیا مارکیٹ اکانومی کا ہب بنی ہے, جب سے دنیا کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے, پیسہ سب سے بڑی چیز بن گئی ہے, دولت. اور اب عقل مند لوگ, چالاک عقل مند لوگ, میں ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کو ایک بات کروں عرض کہ اب ہمارے یہاں, میں سائیکیٹرسٹ بھی ہوں, 5% لوگ اینٹی سوشل پیدا ہوتے ہیں. جب اس قسم کا کوئی اینٹی سوشل آدمی بھی بڑھتے بڑھتے ہٹلر بن جرمنی میں ہٹلر بن جاتا ہے تو تباہی ہو جاتی ہے, جنگیں ہو جاتی ہیں, بربادی پھیل جاتی ہے. اگر انہی میں کہ 5% میں کہ 2-3% لوگ مذہب میں مل جائیں اور جگہ مل جائیں تو پھر تباہی یقینی ہو جاتی ہے, کیونکہ اینٹی سوشل جین جو ہے وہ 5% میں ہوتی ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, انڈین اسلامک کلچرل سینٹر کے جو ممبر ہیں تاحال, کیا وہ اپنی اپنی سطح پر ریاستوں میں جہاں کے بھی ہیں متحرک ہیں؟ متحرک زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی متحرک کرنے والا نہیں ہے. بہت 1-2 آدمی ہے, وہ بیچارے کتنا کام کریں گے جب تک کمیونٹی. دیکھیے کوئی بھی پروگرام ہو دنیا کا, صحت کا ہو, آپ تو ادب کے آدمی ہیں غلام نبی صاحب, ادب کا ہو, جب تک کمیونٹی انوالومنٹ نہیں ہو وہ چیز نہیں بڑھتی ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ گئی ہے. عقل مند لوگ, چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں, پیٹ سے سوچنے والے لوگ زیادہ تر دنیا کی قیادت کر رہے ہیں. قد سے سوچنے والے لوگ کہ ہمارا قد بڑھ جائے, ہمیں پہچان بڑھ جائے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے. وہ لوگ جو سچا سوچتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, ان کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ دنیا گلوبل بن گئی ہے, دنیا میں چینجز آ رہی ہیں. ہیومینٹی کو بچانے کے لیے کام ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں لوگ, لیکن ابھی وہ اتنے پاورفل نہیں ہوئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا صحیح اپلیکیشن کیا جا سکے. میرا ایک شعر ہے کہ مایوسیوں ہٹ جاؤ, مایوسیوں ہٹ جاؤ, کوشش ابھی جاری ہے. اگر جیسے میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, میری طرح 10% لوگ سوچنے لگے دنیا میں چینج آ جائے گا. مجھے ایک اخبار میں نے پڑھا تھا, ایک جسٹس ہیں سہیل صدیقی صاحب, انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ مسلمان کہاں ہے مسلمان, ہندوستان میں تو 2000 مسلمان بھی نہیں. میں ان کا مطلب سمجھ گیا تھا. مسلمان وہ مسلمان جو حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے, جو انسانیت کا خیال رکھتا ہے. حقوق اللہ ہر مذہب میں ہے, اللہ کے حقوق. اللہ نے پھر قرآن میں کہا ہے کہ میں یہ مت سمجھو تم اپنی عبادتوں کے طفیل بخش دیے جاؤ گے. تو جتنے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ فرمانے لگے حضور آپ بھی, تو آپ میری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنی عبادتوں کے طور پہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت پاک مجھے چاروں طرف سے نہ گھیر لے. خیر رحمت جب گھیرے گی
जब आप इन्नमल अमल बिन्नियात पे अमल करेंगे, तुम्हारे अमल तुम्हारी नीयतों पे है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात पूरी कर लूँ। जी 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 इस्लाम हुकूकुल इबाद है असली, और हम उस पर चलते नहीं हैं। अगर लोग हुकूकुल इबाद देने लगे, तमाम दुनिया के लोगों के हक, तो दुनिया में कहीं नफरत ही नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। जनाब जी तो मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अगर मेंबर बनते हैं इस सेंटर के, तो आप क्या कौन कौन से काम अंजाम देंगे? सबसे पहले यहाँ से एजुकेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। उन लड़कों की ट्रेनिंग का जो गरीब हैं, नादार है, किसी भी कम्युनिटी के हों, उनके एग्जामिनेशन की, टेस्ट की तैयारी हो गया और मुफ्त होनी चाहिए, ताकि IAS, IPS, मेडिकल, IRS और बहुत कुछ। उसके अलावा हमारे दिमाग में उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा का भी सवाल है, क्योंकि उर्दू ज़बान को हमसे मुंसलिक कर दिया गया है। हमारा सारी मज़हब, तारीख़, हर चीज़ हमारी उर्दू ज़बान के अंदर मौजूद है। उर्दू ज़बान आहिस्ता आहिस्ता मरती चली जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। दूसरा, हुकूमतें कहती तो हैं, सपोर्ट नहीं करती दिल से। फिर कम्युनिटी के अंदर भी सारे लोग दिल से सपोर्ट नहीं करते। तो हम सोचते हैं कि एक जगह, एक गोशा अदब का भी होना चाहिए वहाँ। तमाम अदबी लोगों को इकट्ठे होने का कभी मौका मिलना चाहिए, जी जी ताकि ऐसा अदब तख्लीक हो जो इंसानियत की हिफाजत करने के लिए नस्र लिखे, नज़्म लिखे और सेमिनार वगैरह कराए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब, शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सामीन।